गुड आफ्टरनून ऑल। मैं डॉक्टर प्रीतम कटारिया हूँ। आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ, सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, मुंबई। आज मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले मैं कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष ये सारी चीज़ें बोल पाऊँ। तो पहले हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल यानी आदमी में ही दिखाया जाता है, और ये ऑर्गन जो है सिर्फ मेल्स में दिखाई पड़ता है। ये एक वॉलनट साइज का है, यानी अखरोट के साइज का है। ये हमारी जो पेशाब की थैली है इसके पीछे स्थित है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो सेमाइनल फ्लूइड बनाना है। एंड ये सेमाइनल फ्लूइड हमारे स्पर्म्स को ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन का काम करता है। तो जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में दिखाई पड़ता है, और सेकेंडली ये ब्लैडर के पीछे स्थित है। इसलिए ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर का है। अभी हम देखेंगे कि इसकी जो प्रचिति है, यानी इसका इंसिडेंस पूरी दुनिया में कितना है। अगर आप देखें तो ये टॉप 10 कैंसर्स में दुनिया में दिखाई पड़ता है, और इसके कारण जो मृत्यु दर है ये पूरे दुनिया में टॉप 10 कैंसर्स में आता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए हमें इस कैंसर के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कैंसर के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं किया जाता है, स्पेशली इंडिया में। और इसके लिए ये टॉपिक मुझे लगता है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। जो पिछला महीना हुआ है, सितंबर मंथ, ये प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, क्योंकि इस कैंसर के बारे में जानकारी लोगों को पता रहे, और इस कैंसर से जो मृत्यु दर है हम कम कर पाए। ये जो आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये कैंसर की जो इंडिया में लागत है इसके बारे में बता रहा है। और ये जो आपको फिगर दिख रही है, ये नंबर ऑफ केसेस, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। ये नंबर ऑफ न्यू केसेस जो इंडिया में कैंसर के कारण पाए जाते हैं उसके बारे में बता रहा है। सो 10 लाख से ज़्यादा, यानी करीब करीब 11.5 लाख न्यू केसेस कैंसर के पूरे इंडिया में हर साल हमें मिलते हैं। ये 2018 का डेटा है जो मैं हमारे पास में आपको दिखा रहा हूँ। और कैंसर के कारण जो डेथ है वो करीब करीब 8 लाख डेथ कैंसर के कारण हर साल रिपोर्टेड इंडिया में दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप देखिए, ये टॉप 10 कैंसर्स में प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में भी दिखाई देता है। सो आपको ये बात पता होना जरूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर ये ज़्यादातर 50 से ऊपर लोगों में उम्र में दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ लोग 40 से भी ऊपर एज में दिखाई पड़ सकता है। और इसका जो प्रमाण है वो चाइनीज लोगों में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडियंस। और चूंकि ये कैंसर बहुत धीमे गति से ग्रो करता है, इसके लिए ये काफ़ी साल तक हमारे पकड़ में नहीं आता है। और अधिकतर पेशेंट्स हमें ये इस कारण मिलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हड्डी में या लीवर में या लंग में जाके बैठ जाता है, और वहाँ के हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, या पेट में, राइट साइड के पेट में दर्द करना पसली के नीचे, क्योंकि लीवर में गांठ चली जाती है तो पेन होती है। कुछ लोग यूरिन के समस्याओं के कारण आ सकते हैं, जो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। आपको यह पता होना जरूरी है कि ये अधिकतर 50 साल से ऊपर के उम्र में दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स हमें 40 साल के ऊपर भी मिल सकते हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर दिखाई पड़ता है। ये आपको दिखा रहा है कि कितनी प्रतिशत लोगों को लाइफ टाइम में ये कैंसर होने की संभावना है। सो अगर हम 100 मेल्स लेते हैं, उसमें से 16 to 17% लोगों में, 16 से 17% लोगों में ये कैंसर होने की संभावना है लाइफ टाइम में। और ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है हमारे लिए। ये आपको
आपको ये भी पता होना जरूरी है कि ये लाइफ टाइम रिस्क है कि आपको ये 16% लोगों में ओवर द टाइम लाइफ टाइम आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप देखिए कि इस कैंसर के कारण पूरी दुनिया में अगर पूरे 100% लोग, 100 लोग हम लिखते हैं, तो 3% लोग इस बीमारी के कारण आगे जाके डेथ होने के चांसेस है, जो है प्रोस्टेट कैंसर। अगर हम देखें तो इंडिया में कितने रिस्क है, अगर मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूं तो आप समझिए कि इंडिया में 2018 में 25 से 26 हज़ार केसेस इंडिया में तकरीबन प्रोस्टेट कैंसर के न्यू केसेस मिले थे, और जो 17 हज़ार डेथ थे वो प्रोस्टेट के कैंसर के कारण थे। और जो लास्ट 5 साल में जो लागत है वो करीब करीब 50 हज़ार पेशेंट हमें प्रोस्टेट कैंसर के कारण मिले हुए हैं। अभी कोई एक विशिष्ट भाग में ये कैंसर नहीं है, पूरे इंडिया में हर जगह पे ये कैंसर उसी प्रकार, उसी टाइप में और उसी क्षमता में दिखाई पड़ रहा है। कहीं और कम ज्यादा ऐसी कोई लागत नहीं है इसकी। और ये प्रोस्टेट कैंसर का जो तकलीफ है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, और इसके अधिकतर केसेस हमें मिलते जा रहे हैं, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। और जो अनुमान है कि 2020 में जब हम अभी है, इसमें ये केसेस डबल होने वाले हैं। यानी अगर ये 25 हज़ार तब थे तो हो सकता है कि 2020 में हमें 50 हज़ार के करीब करीब केसेस मिले, क्योंकि पेशेंट्स की हमारी आयु बढ़ती जा रही है, और जितनी आयु बढ़ती जाती है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ते जाता है। तो अभी हम इतना समझा है हमें, तो हम अभी अगले टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं कि इसके रिस्क क्या है, यानी कौन ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये बीमारी होने की संभावना बढ़ती है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम कुछ प्रयत्नों से हम इसको कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डाइट यानी खान पान जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जो खान पान के कारण कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके कारण ये कैंसर हम कम कर सकते हैं। एक बात पता होना जरूरी है कि इसके बारे में जो डेटा है वो काफी कंट्रोवर्शियल है, यानी 100% आप नहीं बता सकते कि ये खाने में आपने लिया तो 100% कम हो जाएगा। कुछ स्टडीज में दिखाई पड़ा है कि अगर ये खान पान हम लेते हैं तो हो सकता है कि चांसेस कम हो प्रोस्टेट कैंसर के। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, टोमेटोज, अगर टमाटर हम जो लोग खाते हैं उनमें जो विटामिन है, इसके कारण हमें प्रोस्टेट का कैंसर होने का तकलीफ कम बन सकती है। या हम लोग जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जैसे ब्रोकोली है, जैसे फ्लावर है, ये सारी या फ्लावर, ब्रोकोली, मूली, ये सब चीजें खाने के कारण प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस काफी कम हो सकते हैं। प्रोटीन जैसे सोय प्रोटीन, आपको सोय के बारे में तो पता ही होगा कि सोय में काफी हद तक प्रोटीन मिलता है, और ये जो सोय को जब कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिकतर होती है, और उसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे मिलते हैं जिसके कारण प्रोस्टेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी रेड मीट या प्रोसेस मीट, रेड मीट जो ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में ये कैंसर ज़्यादा रहने की संभावना बढ़ती है। जो अपने खान पान में फिश का सेवन करते हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके कारण कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। ये प्रोटेक्टिव है हमारे बॉडी के लिए। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है न के कारण हमारे प्रोस्टेट के लिए प्रोटेक्टिव है, बल्कि ये हमारे हार्ट के लिए, मांसपेशियों के लिए भी प्रोटेक्टिव है। हमारा हार्ट अच्छा रहता है अगर हम ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे खान पान में लेते हैं। इसके साथ में ये प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी कम करता है, इसे पाया गया है। इसके साथ में जो खान पान में फैट ज्यादा मात्रा में लेते हैं उसके कारण उनके वजन बढ़ने के चांसेस होते हैं, और जिनके खान पान में फैट ज्यादा है उनमें प्रोस्टेट कैंसर का प्रमाण ज्यादा दिखाई पड़ता है। और हमें पता है कि फैट खाने से और अधिक बीमारियां होने के चांसेस होती है, जैसे और डिफरेंट कैंसर हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर पेट का कैंसर है। जो फैट का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें होने की संभावना है।
इसके लिए हमारे खान पान में फैट कम करने की ज़रूरत है या फैट की मात्रा कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए जिनको ओबेसिटी है यानी जो इनका मोटापन है उनमें अधिकतर कैंसर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ में कैंसर के अलावा हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी भी इनमें ज़्यादा अधिकतर दिखाई पड़ती है। और स्मोकिंग और अल्कोहल इसके और उसके साथ में ज़्यादा हमें मेल मिला नहीं है, लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहल वैसे भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क वैसे भी वो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में वो पेट के कैंसर, यूरिन ब्लैडर यानी यूरिन की थैली का कैंसर, लंग कैंसर ये और मुंह के कैंसर्स अल्कोहल और स्मोकिंग के कारण बढ़ सकते हैं। इसे स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि न सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर बल्कि बाकी जो बॉडी के अधिकतर कैंसर्स है वो हमें होने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग के कारण पेशेंट का हार्ट पे असर पड़ सकता है, ब्रेन पे असर हो सकता है। इसके साथ में उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं लकवा मारने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ कैंसर ही नहीं लेकिन कैंसर छोड़ के बाकी बीमारियां भी होने के चांसेस है अगर हम स्मोकिंग और अल्कोहल हमारे डाइट में ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें बहुत समझना ज़रूरी है कि स्मोकिंग और अल्कोहल हमें बिल्कुल भी नहीं सेवन करना है, हमें उससे दूर रहना है। अभी इसके अलावा ऐसे कुछ चीज़ें हैं क्या कि जिसके कारण ये और प्रमाण बढ़ सकता है? तो ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल एक्सपोजर यानी जो रेडिएशंस या पेस्टिसाइड्स जहाँ पे ज़्यादा यूज होता है उस एरिया में ये कैंसर्स बढ़ने की संभावना है। आपको पता होना जरूरी है कि सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर ही इस पेस्टिसाइड्स या रेडिएशन के कारण नहीं बढ़ता है, नहीं बाकी कैंसर जो है जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, लंग कैंसर है, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरमेंटल एक्सपोजर यानी रेडिएशन का एक्सपोजर या पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से बढ़ सकती है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण भी प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो प्रोस्टेट में काफ़ी देर तक, काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक वैसे ही रहता है और ये चांस है कि हमें कैंसर की संभावना बढ़ाता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एस्पिरिन, आपको पता होगा कि एस्पिरिन हम हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं। उन पेशेंट्स में जो ये पेशेंट्स एस्पिरिन लेते हैं उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस एस्पिरिन के कारण कम हो सकती है। और एक बीमारी है जो एस्पिरिन से कम होने की संभावना है, वो है कोलोन कैंसर। इसके लिए एस्पिरिन के सेवन से इसका रिस्क कम हो सकता है, लेकिन एक बात पता होना जरूरी है कि इसको प्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए हम लोग किसी भी पेशेंट को एस्पिरिन देते नहीं है क्योंकि इनका जो रिलेशन है एस्पिरिन का प्रोस्टेट कैंसर का या कोलोन कैंसर का इतना स्ट्रांग नहीं है। यानी अगर मैं एस्पिरिन लेता हूं तो कल मुझे कोई भी कैंसर नहीं होगा, यानी कोलोन कैंसर यानी अपने आंतड़े का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्टडी अधिकतर नहीं बता रहा है। इसलिए ये एसोसिएशन काफी वीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखना चाहेंगे वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके और कोई संबंधी को फैमिली हिस्ट्री में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क था तो हो सकता है कि आपको आगे जाके प्रोस्टेट कैंसर हो। इसके लिए हमें जब भी अगर आपको कोई प्रोस्टेट की रिलेटेड समस्या होती है, जो मैं आपको आगे जाके सिम्टम्स बताऊंगा, तो आपको डॉक्टर साहब को बताना ज़रूरी है कि भाई मुझे मेरे फैमिली में ये प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री था, ताकि डॉक्टर साहब वो आपके प्रोस्टेट के रिलेटेड आपकी अधिकतर जांच करवा लें। जेनेटिक यानी अनुवांशिक चीज, अगर आपके फैमिली में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई चीज था कि आपके दादाजी, पिताजी, भाई इनको प्रोस्टेट कैंसर का हिस्ट्री था, तो हो सकता है कि आप में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना हो। इसी के साथ आपको पता होना जरूरी है कि इनमें कुछ हद तक एक म्यूटेशन होता है जिसका नाम है BRCA1 म्यूटेशन। ये अगर म्यूटेशन यानी ये अगर खराबी उस जीन में है तो आप ये जीन आपके आगे के जनरेशन में दे सकते हैं और ये आगे के जनरेशन में हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़े। और आपको एक अच्छी बात बता दूं कि अगर ये आनुवांशिक चीज है आप में तो आपको PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, ये टेस्ट आपको कम उम्र में करना चाहिए। दूसरी बात, जिनमें ये म्यूटेशन पाया जाता है उसके लिए एक अभी नई दवाई अभी
हमारे मेडिकल प्रोफेशन में आई हुई है, जो आपको देके हम कैंसर का रिस्क तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जिनको कैंसर हुआ है उनको आगे कैंसर बढ़ने में रोकथाम में ये दवाई काफ़ी हद तक मदद करती है। ये दवाई अभी ही कुछ साल भर पहले ही आई हुई है, और प्रोस्टेट कैंसर के जो लोग हैं जिनमें ये अनुवांशिक चीज पाई जाती है उनके लिए काफी अच्छी और दिलासादायक बात है। तो अगर हमें ये पता चल गया है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, मैं आपको वापस से दोहरा दूं। रिस्क फैक्टर्स में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट था। जिनके डाइट में सोया का प्रमाण ज़्यादा है, जिनके डाइट में फिश का प्रमाण ज़्यादा है, जिनके डाइट में मांस मच्छी मटन का प्रमाण कम है, जिनके डाइट में अल्कोहल का सेवन नहीं है, जिनके डाइट में फैट का सेवन कम है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का चांसेस काफ़ी कम है। और इसके लिए ये सब पता होना ज़रूरी है। अभी अगर हमें ये सब कुछ पता चल गया है तो हमें आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो है इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या है। और इसके लक्षण में दो चीज़ों में विभाग के बोलूँगा। एक है अर्ली यानी बहुत पहले आने वाले लक्षण, और लेट यानी देरी से आने वाले लक्षण। अर्ली यानी जो अर्ली आने वाला लक्षण है कि भाई पेट में दर्द होना, यानी लोअर पार्ट यानी जो हमारा बिम्बी जिसको हम बोलते हैं वो उसके नीचे अगर दर्द हो रहा है। एक दूसरी बात, पेशाब की तकलीफ होना, यानी बार बार पेशाब होना, पूरी तरह से साफ पेशाब न होना, या पेशाब करते जाते समय हमारे वस्त्रों में ही पेशाब हो जाना, या फिर जोर लगाने पे भी यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं होना। ये अगर सारी चीज़ें हैं तो हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट की तकलीफ है। लेकिन एक, या यूरिन में ब्लड आना, अगर यूरिन में भी ब्लड आता है तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम या लक्षण हो सकता है। लेकिन आपको एक बात पता होना जरूरी है कि जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं ये सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर में नहीं दिखते। तो एक चीज बोली जाती है जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी नॉन कैंसर, कैंसर की बिना जो प्रोस्टेट ग्रंथि की ग्रोथ होती है उसमें भी ये सिम्टम्स दिख पड़ते हैं। तो ये आपको पता होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आपके घर पे बैठा नहीं रहना है, आपको जाके डॉक्टर साहब को दिखाना है। लेट स्टेज में अगर हम ये सिम्टम्स मिस करते हैं और ये सिम्टम्स आगे अगर कंटिन्यू रहते हैं तो हो सकता है कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपको ये लक्षण दिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को पीठ में दर्द होना, या हाथ पैरों में दर्द होना, या झुकते समय दर्द होना, या पैरों में चलते समय पेन होना, क्योंकि ये बीमारी अधिकतर कर हड्डियों में जाके बैठती है और वहां पे फ्रैक्चर्स या पेन करा सकती है। दूसरी बात, स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग आना, या फिर कहीं पे गठान जांग में, या फिर कॉलर बोन के ऊपर गठान आना, यह हमें लेट स्टेज में दिख सकता है। तो ये है जो लक्षण मैं आपको जो बताएं, ये अर्ली और लेट लक्षण है। हो सकता है कि ये लक्षण कैंसर के भी ना हो, लेकिन अगर ये कोई लक्षण आते हैं तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना ज़रूरी है, और ताकि हम ये बीमारी बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ पाए और हम आपको कंप्लीटली क्योर कर सकें। अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसको डायग्नोस करना कैसे है। ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर, हमने अभी जब तो देखा कि भाई कैंसर कैसे प्रिवेंट, कैसे कौन से कारण हो सकते हैं, फिर प्रोस्टेट का लक्षण क्या है। अभी अगर हो गया है तो हमें इसके कैसे डायग्नोस करना है या कैसे पता लगाना है कि ये प्रोस्टेट कैंसर है करके। तो सबसे पहली बात है कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो आपको जो संडास की जगह से है हाथ डाल के देखेंगे कि प्रोस्टेट की ग्रंथि, क्योंकि ये जो ग्रंथि है वो पेशाब की थैली के पीछे और संडास की जगह के आगे इस बीच के गैप में रहती है, इसलिए वहां से वो एक अपना उंगली डाल के वहां पे फिल करेंगे कि आपका प्रोस्टेट का ग्रंथि कैसा है, बड़ा हुआ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, या फिर उनको कुछ और चीज वहां पे फील हो रही है क्या। क्योंकि कभी कभी ये ग्रंथि संडास की जगह के अंदर भी आ सकती है, तो ये वो चेक करके बता पाएंगे कि ये प्रोस्टेट का कैंसर का लक्षण है या नहीं है। इसके बाद हम आपका एक ब्लड टेस्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक साधारण ब्लड टेस्ट है जो आपके हाथ में से ब्लड लेके, जैसे हम ब्लड टेस्ट हमारे सीबीसी करवाते हैं वैसे ही ब्लड टेस्ट लेके हम लोग एक लैब में भेज सकते हैं और देख सकते हैं। अगर ये पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन 10 से भी ज़्यादा है तो चांसेस काफ़ी हाई है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है।
आपको ये पता होना जरूरी है कि ये नॉर्मल वैल्यू जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी पीएसए की जो है वो करीब करीब 0 to 4 है। 4 से भी ज्यादा अगर रहती है और 10 से कम है तो हो सकता है आपको प्रोस्टेट कैंसर हो। या इसका दूसरा प्रमाण है जिसका नाम है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जो मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये यूरिन के जो सिम्टम्स जो लक्षण मैंने बताए थे, यूरिन में तकलीफ होना, यूरिन बार बार लगना, पूरी यूरिन साफ न होना, या फिर अंध वस्तुओं में यूरिन हो जाना, ये जो सिम्टम्स है ये बीपीएच में भी विकसित है। ये कैंसर की तकलीफ नहीं है, ये हमारी प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है और उसके लिए ये सिम्टम्स उसमें भी दिख सकते हैं। तो अगर 4 से 10 के बीच में है तो हो सकता है ये बीपीएच हो। इसके लिए हमें डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए और उस पीएसए को हमें क्लोजली फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि अगर 10 के ऊपर जाता है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको ये कैंसर रहे। और क्या चीज है जिसमें ये पीएसए लेवल बढ़ सकता है? एक, प्रोस्टेटिस। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि का किसी कारणवश इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि आपको पीएसए का लेवल हाई मिले। इसके लिए अगर आपको बुखार आ रहा है और पीएसए लेवल हाई है तो हो सकता है ये इन्फेक्शन के कारण आपका पीएसए बढ़ा हुआ है। इसलिए पीएसए हाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि का ग्रोथ जो कैंसरस नहीं है वो है। दूसरी बात, कोई इन्फेक्शन है प्रोस्टेट में। और तीसरी बात, हो सकता है कि वो कैंसर है। तीसरी बात, जो अगर हमारा पीएसए हाई है और अगर हमें वहां पे कोई, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं वहां पे अगर चिकित्सा करते समय लगता है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि काफी हार्ड है तो आपके डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे कि भाई अभी इसका बायोप्सी करना जरूरी है। और उसको हम बोलते हैं ट्रांसरेक्टल बायोप्सी। उसमें हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि से थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लेके हम हमारे सैंपल लैब में भेजते हैं, ये देखने के लिए कि भाई इसमें कैंसर है या नहीं, या सिर्फ ये नॉन कैंसर चीज है जिसके कारण इनको ये सारी तकलीफ हो रही है। तो ये हम सैंपल उसमें भेज के देखते हैं कि ये कैंसर से या नॉन कैंसर से, और उसके बेसिस पे, और ये श्योर शॉर्ट मेथड है जिसके हम बता पाए, या गारंटेड मेथड है जिससे हम बता पाए कि ये कैंसर है या नहीं है करके। सो अगला जो चीज है एमपीएमआरआई। सो ये क्या है कि ये एमआरआई है। इसमें हम क्या करते हैं कि एमआरआई हम लोग अगर प्रोस्टेट के लक्षण जैसे हमें समझ पड़ रहा है और प्रोस्टेट की ग्रंथि हमको नहीं लग रही है अच्छे से बराबर से और हमें डाउट लग रहा है कि ये कैंसर होने के चांसेस है, तो बायोप्सी करने से पहले हम लोग एमआरआई करते हैं। और अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी हुई है जब हम एमआरआई में देख रहे हैं, और ये तो आप देख रहे हैं थोड़ा गाढ़ दिख रही है यहाँ पे। तो ऐसी गाढ़ देखने के लिए हमें एमआरआई की मदद लेनी पड़ती है। और हमें अगर दिखता है कि नहीं वहां पे गाढ़ जैसे लग रहा है तो हम फिर सोनोग्राफी करके, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हम बायोप्सी करके देख सकते हैं। चौथा चीज है, अगर आपको अगर ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये आपको अगर समझ पड़ती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसका हम बोलते हैं पीएसए में पेट स्कैन। इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये पेट स्कैन की तरह है लेकिन थोड़ा अलग किस्म का पेट स्कैन है, जो वापस से सिटी स्कैन मशीन में डाल के हम आपका एक पेट स्कैन करा के देख लेते हैं कि और किसी जगह पे ये कैंसर फैला नहीं है ना। अगर किसी और, या और इसके मायने बहुत 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 सटीक है, क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि ये अगर ये बीमारी एक ही जगह पे है तो हम ये उनको सर्जरी या रेडिएशन का ऑप्शन दे सकते हैं और हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पीएसए में पेट स्कैन में दिखता है कि ये किसी हड्डी में है, लीवर में है, लंग्स में है, तो हम उनको ऑपरेशन नहीं कर सकते या ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको रेडिएशन देने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ हमें टैबलेट देके ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। बट यहाँ आपको बताना होना जरूरी है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर अगर हमारे डायग्नोसिस या बायोप्सी में पता पड़ता है तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे वो है पीएसए पेट स्कैन, जिससे हमें ये पता लग सके कि ये बीमारी सीमित है या फैली हुई है। और अगर आप ये देखिए, ये हमें इस तरह से इमेजेस मिलते हैं, ये आप दिख रहे हैं, ये एकदम ब्राइट इमेजेस। ये जो ब्राइट इमेज है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे कैंसर की शक्यता है। और एक चीज, अगर हमारे पास पीएसए में पेट स्कैन अवेलेबल नहीं है या किसी कोई समझो कोई दूसरी जगह है जहाँ पे ये पीएसए में पेट स्कैन नहीं है, तो हम उनको बोन स्कैन करने के लिए बोलते हैं। अब ये बोन स्कैन होता क्या है? ये सिटी स्कैन जैसा ये सिर्फ हड्डियों की मैपिंग करता है। और ये आप देख रहे छोटे 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 जो सारी चीजें देख रही है, ये कैंसर के प्रमाण है। अगर कहीं और जगह पर कैंसर नहीं है तो आपका
ये इस तरह से दिखेगा, और अगर कई जगह पे कैंसर है तो आपको इस तरह से दिख पड़ेगा। सो बोन स्कैन से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ हड्डी में ये कैंसर फैला है कि नहीं फैला है, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अभी जनरली हम लोग तब करवाते हैं जब हमें पीएसए में पेट स्कैन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम हड्डी में जांच करने के लिए ये स्कैन करा के देख सकते हैं। अगर ये जब हम बायोप्सी करते हैं तो हमें समझता है कि कैंसर है कि नहीं, तो हम ये पीएसए में पेट स्कैन या बोन स्कैन क्यों करा रहे हैं? स्टेजिंग करने के लिए। अभी स्टेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको स्टेज बता दूं कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है स्टेज वन। स्टेज वन कैंसर यानी क्या होता है? सीमित कैंसर, यानी प्रोस्टेट की ग्रंथि में एक सीमित कैंसर है, बस उतना ही, और कहीं पे फैला नहीं है, और इसको हम बोलते हैं स्टेज वन कैंसर बोलते हैं। दूसरी चीज है स्टेज टू कैंसर। इसमें क्या है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के थोड़ा बाहर आ हुआ है, लेकिन एकदम पूरा आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को जाके चिपका नहीं है, उसको हम बोलेंगे कि स्टेज टू कैंसर। स्टेज थ्री यानी क्या है कि आजू बाजू के जगह पे ये थोड़ा फैलना शुरू कर दिया है, जिसको बोलते हैं हम लोकली एडवांस कैंसर बोलते हैं, लोकली एडवांस, तो ये बोलते हैं हम स्टेज थ्री कैंसर। और स्टेज फोर कैंसर यानी क्या है, जैसे मैं आपको बताया था बोन स्कैन में, बाकी और जगह पे है, लीवर में है, लंग्स में है, ये अगर हमें पेट स्कैन में पता चलता है तो हम इसको बोलेंगे स्टेज फोर कैंसर। और ये स्टेजिंग के कुछ मायने हैं, ये आपको शायद से पता भी होंगे कि स्टेज फोर की अगर बीमारी है तो हम इस बीमारी को पूरी तरह से अच्छे नहीं कर सकते, और इनमें हम ऑपरेशन या रेडिएशन नहीं दे सकते प्रोस्टेट ग्रंथि को, अनटिल अनलेस और कुछ रीजन है जिसके कारणवश हमको ये करना पड़ रहा है। तो लेकिन स्टेज फोर में हम अधिकतर ऑपरेशन नहीं करते या रेडिएशन प्रोस्टेट के ग्रंथि को नहीं देते। इसके लिए ये पता होना जरूरी है कि कौन से स्टेज में है, और इसके लिए पीएसए में पेट स्कैन या बोन स्कैन काफी जरूरी है। ये आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि स्टेजेस कैसे हम करते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये पेशाब का थैली है, और अगर आप देखकर ये स्टेज वन है, ये स्टेज टू है, दोनों जगह पे फैल गया है। स्टेज थ्री में थोड़ा बाहर आ रहा है, और स्टेज फोर में बाकी जगहों पे देखो, यहाँ पे नोड्स में है, या छोटे छोटे गठानों में है, या लीवर में है, या लंग्स में है, या बोन में है, उसको हम स्टेज फोर कैंसर बोलेंगे। अभी हमने जो देखा, पहले हमने देखे कि ये इसका इंसिडेंस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, हमें इसको डायग्नोस कैसे करना है, और इसका स्टेजिंग कैसा है। अगर हमें ये चारों चीज़ों के स्टेप्स हमने कर लिए, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है ट्रीटमेंट। इसको ट्रीट कैसे करना है? अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो ऐसे नहीं कि हम उसके ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला स्टेज के ऊपर निर्भर है, कौन से स्टेज पे, स्टेज वन पे, स्टेज टू पे, स्टेज थ्री पे, या स्टेज फोर पे, और उस तरह हम अपना ट्रीटमेंट गाइड करते हैं। दूसरी बात, उनके कौन से सिम्टम्स है, कौन सी तकलीफें है जो हो रही है, कहीं पे दर्द है क्या, या पेशाब में तकलीफ है क्या, या पेशाब में ब्लीडिंग हो रहा है क्या, ये पता होना जरूरी है। पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट की उम्र 40 से 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितनी, ये भी तो पता होना जरूरी है, क्योंकि पेशेंट का फिटनेस उस लेवल का होना चाहिए कि हम उनको जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको सहन हो पाए। और पेशेंट जी अगर उम्र बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट की आगे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये हम कैलकुलेट बता तो नहीं सकते, लेकिन अंदाज़ा कर सकते कि हाँ ये आगे जाके इतने साल रहने की आशंका है, और हमें कौन सा ट्रीटमेंट उनको देना है। तो पहले मैं कहूँगा कि ट्रीटमेंट चार पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ और विभागता हूँ। पहला है सर्जरी। तो सर्जरी तो आपको पता है कि सर्जरी ऑपरेशन के डॉक्टर जो है वो सर्जरी करेंगे, जो ट्रेंड ऑन्को सर्जन है, जिसको हम बोलते हैं यूरो ऑन्को सर्जन, वो इसका सर्जरी करेंगे। तो इस सर्जरी में वो प्रोस्टेट की ग्रंथि और आजू बाजू के जो छोटे छोटे नोड्स हैं, गठाने हैं, उसको भी निकालेंगे। रेडिएशन थेरेपी, जो पेशेंट जिनकी बीमारी एक ही जगह पे है, सीमित है, लेकिन उनकी जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको रेडिएशन ऑपरेशन करने का जो तकलीफ है वो सहन होने का चांसेस कम है, उनको हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, या सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स में हम रेडिएशन थेरेपी वैसे भी देते हैं। तीसरी चीज़ है हार्मोन थेरेपी, यानी जो पेशेंट्स अगर हमें लगता है कि ऑपरेशन के कारण बाद हमने पूरी गांठ निकाल दी है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस स्टेज था, उन लोगों में हम लोग हार्मोन थेरेपी देते हैं। हार्मोन थेरेपी यानी टैबलेट फॉर्म ऑफ थेरेपी आता है, उसको हम हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। और चौथी चीज़ है वो है कीमोथेरेपी, जिनकी बीमारी बाकी जगह पर फैली हुई है, जैसे हड्डी है, लीवर है, या लंग्स है, और जो ज़्यादा तकलीफ दे रही है, उन लोगों में हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं।
लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन थेरेपी। उसके साथ में कीमोथेरेपी का काफ़ी रोल उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन कीमोथेरेपी का रोल ये स्टेज 4 बीमारी में है, स्टेज 1 टू स्टेज 3 में कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है। सो कौन से पेशेंट है जिनमें आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे? आप अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आप मुझसे पूछेंगे अरे कैंसर है तो आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? जी, ये जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये कैंसर काफ़ी धीमे गति से बढ़ता है, बहुत फास्ट गति से नहीं बढ़ता है, बहुत धीमे गति से बढ़ता है। इसके लिए सारे पेशेंट्स में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं भी दे तो भी चल सकता है। यानी जिनको बहुत बड़ी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिनका उम्र ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में, या पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन पेशेंट्स में हम लोग सिर्फ वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डेथ है वो कैंसर के कारण नहीं होने वाली है। उनकी जो आगे जाके डेथ हो सकती है वो उनके खराब कंडीशन के कारण होने वाली है। अगर हम ऐसे पेशेंट्स में कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा है, और इन पेशेंट्स को हम लोग अधिकतर ऑपरेशन नहीं करते हैं या कोई और ट्रीटमेंट देने के लिए हम बाध्य नहीं रहते, क्योंकि इन पेशेंट्स में इनके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसको हम बोलते हैं सर्विलेंस या वॉचफुल वेटिंग। जस्ट हम उनका पीएसए देखते रहते हैं, जहाँ पे अगर हम लगता है कि पेशेंट 10 साल से भी ज़्यादा रहने की आशंका है और पीएसए बढ़ते जा रहा है, तभी हम हो सकता है कि उनमें कोई ट्रीटमेंट देने की गुंजाइश रखे। अदरवाइज हम लोग ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि लो रिस्क कैंसर है या जिनका उम्र कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, क्योंकि उनको कोई कार्डियक इशू है, उनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें हो सकता है कि हम लोग कोई किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट न दें, उनको हम सिर्फ वॉचफुल वेटिंग या एक्टिव सर्विलेंस रखें। और जब हमें लगता है कि पीएसए काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और पेशेंट का हालत थोड़ा बहुत स्टेबल है, तो हो सकता है उनमें कोई हम टैबलेट फॉर्म ऑफ थेरेपी या हार्मोन थेरेपी दे दें, जो मैंने आपको पिछले 1-2 स्लाइड पहले बताया था। सर्जरी, सर्जरी हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनका ट्यूमर स्टेज 1 टू स्टेज 3 में है, और ये एक जो ट्रेंड ऑन्को सर्जन है, यूरो ऑन्को सर्जन, वही इसका सर्जरी कर सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि को हम पूरी निकाल देते हैं, और उसके साथ में छोटी छोटी गटाने, जिसको बोलते हैं हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो हम उनको निकाल सकते हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, क्योंकि आगे जाके इन पेशेंट्स में हो सकता है कि यूरिन का कुछ प्रॉब्लम हो, यानी यूरिन रोकने की जो क्षमता है हो सकता है कम हो। और जब हम ये पहले सर्जरी करते थे, ये साइड इफेक्ट्स काफ़ी हद तक दिखाई देते थे, लेकिन बिकॉज न्यू टेक्निक जो आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक टेक्निक बोलते हैं, उसमें ये चांसेस काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आप देखो ये जिस जगह पे लोकेटेड है, ये जहाँ पे ये ग्रंथि है, ये बहुत सटीक जगह है, वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन, वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए जगह काफ़ी कम होती है, और इसके लिए हम जब सर्जरी कर रहे हैं तब बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। और क्योंकि ये पेशाब की जगह से अटैच रहता है, तो पेशाब रोकने की क्षमता है वो कम हो सकती है। इसके लिए एक नई टेक्निक आई है जिसको बोलते हैं रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जिसको हम बोलते हैं कि रोबोटिक। ये आपको अगर दिख रहा है, ये रोबोट के हाथ है, और यहाँ से ये डॉक्टर सर्जन जो है यहाँ पे बैठ के कंट्रोल करके इस सटीक जगह पे जाके ऑपरेशन करते हैं, ताकि ये जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो और पेशेंट का ब्लड लॉस कम हो, और पेशेंट को कम समय हॉस्पिटल में रहना पड़े, और रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाए। इसलिए जो पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, उसको अभी हमने छोड़ के रोबोटिक सर्जरी का एक नया प्रमाण मेडिकल प्रोफेशन में लाया हुआ है और मेडिकल फील्ड में लाया हुआ है, जिसके कारण ये सर्जरी बहुत सहज तरीके से कर सकते हैं, बिना कम खून लॉस करके और जल्दी से रिकवरी देके। और ये जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक इस सर्जरी के कारण कम हो चुकी है। इसलिए ये सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेफ है। इसलिए हम ज़्यादातर उम्र वालों लोगों में भी ये अभी करना शुरू कर दी है, यानी 80 तक की उम्र में भी हम लोग ये सर्जरी कर सकते हैं अगर पेशेंट फिट है। और इस सर्जरी के कारण जो साइड इफेक्ट्स होते थे पोस्ट सर्जरी यूरिन के, वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, और इसलिए पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से घर पे जा सकता है और जल्द से जल्द चल सकता है, फिर सकता है, अपने काम कर सकता है। तीसरी बात, रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं सेक बोलते हैं। रेडिएशन थेरेपी यानी क्या है? अगर आप ये देखो, ये सारे चैनल्स हैं जिसके कारण हम रेडिएशन पेशेंट को देते हैं। एक बात हमें समझना जरूरी है, जो पेशेंट स्टेज 1 टू स्टेज 3 में है, लेकिन हम जिनमें सर्जरी नहीं कर पा रहे,
क्योंकि उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई बीपी बहुत ज़्यादा है या और कोई तकलीफ है जिसके कारण, या फिर पेशेंट सर्जरी नहीं चाह रहा है, उनमें हम ये रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसे लिटा के इस ये जो काउंटर्स है इससे हम उनको रेडिएशन देने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन से ना हमें कोई झटका लगता है, ना हमें कोई जलन होती है, और हम बहुत ही सटीक तरीके से उस जगह पे रेडिएशन दे सकते हैं। और ये जो नए रेडिएशन टेक्निक्स आए, इसके कारण जो रेडिएशन के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक कम हो गए। और एक जो तरीका है जो आपने सुना भी होगा जिसको हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी, एक या IMRT, दैट इज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, जो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है रेडिएशन थेरेपी में। ये पेशेंट को हम दे सकते हैं जिसके कारण आजू बाजू के जो जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे यूरिन का थैली है, संडास की जगह, इन जगहों को ये रेडिएशन कम से कम इंटेंसिटी में रखता है और साइड इफेक्ट्स कम होने के चांसेस होता है। और एक जो है वो है साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी। जिन पेशेंट्स में हम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं उनमें ये साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी के कारण हम लोग बहुत सूक्ष्म तरीके से रेडिएशन देके ये क्योर कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं वो है प्रोस्टेट, ये जो है रेक्टम, और आगे होता है पेशाब का थैली, और इस जगह पे हम लोग टारगेट करके ये रेडियो सर्जरी कर सकते हैं। अभी इस फील्ड में लास्ट 10 दशक में बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, और ये न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा। एक है हार्मोन थेरेपी, जिसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर बताया था, हार्मोन थेरेपी। ये हार्मोन थेरेपी क्या होता है, ये टैबलेट फॉर्म ऑफ थेरेपी रहता है, जिसके कारण अभी आपको ये पता होना जरूरी है कि ये प्रोस्टेट कैंसर जो है ये टेस्टोस्टेरोन, ये जो मेन हार्मोन है, इस पर डिपेंडेंट है। जितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा होता है उतना ये कैंसर के सेल बढ़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं जिसके कारण ये टेस्टोस्टेरोन कम हो और इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कैस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी ये जो गोटियां होती है वो हम याद निकालते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन की जो संख्या है या लेवल है हमारी बॉडी में कम हो। ये किस में हम यूज करते हैं, अधिकतर उन पेशेंट्स में जिनका कैंसर ऑपरेशन के लायक नहीं है, जिन पेशेंट्स में हम लोग रेडिएशन थेरेपी भी नहीं दे पा रहे, जिसे स्टेज 4 की बीमारी है जहाँ पे हमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, उसमें हम लोग ये हार्मोन थेरेपी देते हैं। और यह हार्मोन थेरेपी हम लोग या तो इंजेक्शन के स्वरूप में एक, और दूसरी बात गोली के स्वरूप में देते हैं। तो उनका टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम करने की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ में हम गोली देते हैं एक उदाहरण के तौर पे जिसका नाम है बाइक्लोटामाइड, एबिराटिरॉन या एंजेलोटामाइड। ये 3 नई गोलियां हैं जो जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये हम गोलियां पेशेंट को देते हैं ताकि इनके टेस्टोस्टेरोन की लेवल एकदम से कम हो जाए। सेकेंड, ये प्रोस्टेट कैंसर की जो ग्रोथ है वो एकदम से कम हो जाए। तीसरी बात जो है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये शब्द आपने सब लोगों ने अपनी जिंदगी में सुना ही होगा। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी आईवी इंजेक्शन के स्वरूप में दिया जाता है। ये आईवी इंजेक्शन हम हाथ से या कोई कैथेटर डाल के दे सकते हैं, और ये कीमोथेरेपी जो है कैंसर के सेल्स को मारती है। और कैंसर थेरेपी के जो कीमोथेरेपी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 दर्शाए है, एक टैक्सोटियर और एक है काबाजिटेक्स, ये दवाइयों के नाम है। और ये कीमोथेरेपी जाके क्या करती है, बॉडी में जाके कैंसर सेल्स को मार देती है। अभी किन पेशेंट में हम कीमोथेरेपी देते हैं, जो स्टेज 4 बीमारी है, जिनमें एक हार्मोन थेरेपी हमने दे चुके हैं और ज़्यादा काम नहीं कर रही है, वो एक पेशेंट से, या जो पेशेंट्स हार्मोन थेरेपी आगे लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमको हार्मोन थेरेपी नहीं चाहिए, उन पेशेंट्स में हम लोग कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जो 6 महीने तो देना पड़ता है, 6 साइकिल देने पड़ते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है, और उनका सिर्फ पीएसए लेवल हमें चेक करना पड़ता है। जब भी पीएसए लेवल बढ़ेगा तो हमें दूसरा कोई और थेरेपी आगे शुरू करना पड़ता है। तो कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जिसमें आपको अगले साइड में बताऊंगा, जैसे खून की कम ज़्यादा मात्रा हो जाना, बाल झड़ना, उल्टी होना, मुंह में छाले होना। लेकिन ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ये नए तकनीक के कारण काफ़ी कम हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम पहले देते जिसके कारण ये जो तकलीफें हैं काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जो पहले कीमोथेरेपी का एक्सपीरियंस था अब वो अभी निकल चुका है। अभी ये दवाइयाँ काफ़ी टॉलरेबल है, यानी आपको ये सहनशीलता हो गई है कि आपको ये दवाइयाँ के कारण कोई साइड इफेक्ट्स न बने। अभी अगर हम
कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 लोगों की बहुत अच्छी जरूरत है। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो मैं हूं, दूसरी बात एक यूरो ऑन्को सर्जन यानी जो आपकी सर्जरी कर सके अगर आपको जरूरत है तो, और तीसरी बात रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो सेक के डॉक्टर है। तो पहले ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले आपको डॉक्टर को मिलना जरूरी है। वो आपका चयन करेगा कि आप कौन से ट्रीटमेंट कक्षा में बैठ रहे हैं और उस तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अभी ये हमने अभी ट्रीटमेंट के बारे में देखा। तो पहले हमने शुरुआत की थी कि कौन कितना इंसिडेंस है, फिर हम गए रिस्क फैक्टर्स क्या है, तीसरे हमने कहा कि डायग्नोसिस कैसे करना है, हमने बाद में स्टेजिंग देखा, अभी हमने देखा ट्रीटमेंट कैसे देना है। अभी एक सवाल बनता है कि ऐसे कुछ चीज है जिसे हम प्रोस्टेट कैंसर पहले ही पकड़ ले और जल्दी से पकड़ ले, क्योंकि आपने जैसे जैसे मैंने बताया था कि अगर हम बहुत पहले पकड़ लेते हैं तो हम कंप्लीटली क्योर इन्हें पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो हम उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। और हम आपको चित्र दिखा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे अगर जैसे आपको स्क्रीनिंग किया या फ्रीकिंग किया जाता है, यानी आपको वो एक जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तब आपको एक मशीन में डाला जाता है जहाँ पे आपका स्कैन किया जाता है, वैसा कोई स्क्रीनिंग मेथड है जिससे हम पहले पता लगा सके कि नहीं आपको प्रोस्टेट कैंसर है, ताकि वो आगे के स्टेज में हमें पता ना चले। तो जी हाँ, ऐसे कुछ चीजें हैं। सो एक जो है वो यूएस की संस्था है जिसको हम बोलते हैं यूएसपीएसटीएफ यानी यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स। इसने कुछ मानांकन दिए है कि कौन से पेशेंट्स में हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए और स्क्रीनिंग का महत्व क्या है। हो सकता है कि स्क्रीनिंग के कारण हम 100,000 में से एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं, यानी एक पेशेंट की जान जाने से बचा सकते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग के कुछ कुछ हार्म्स भी है, यानी कुछ तकलीफें भी है, क्योंकि जिनमें हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में यूरिन की कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, या उनको इन्फेक्शन हो जाए, या बायोप्सी कर और कोई तकलीफ हो जाए। इसके लिए स्क्रीनिंग के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। लेकिन जो यूएस टीपीएफ ने पहले जो बताया था 2012 में बताया कि किसी की स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने बताया है कि 40 साल के ऊपर अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर है घर में, यानी घर में किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स को स्क्रीनिंग कराना चाहिए, बशर्ते आप पेशेंट से डिस्कस करें कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। जैसे ये एक एनसीसीएन है, ये यूएस की बहुत बड़ी संस्था है जो हमें गाइडलाइंस देती है कि कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए, और उन्हें कुछ नामांकन दिए हुए कि कौन से पेशेंट्स को आपको का प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग करना है। जैसे जिनकी उम्र 45 से 75 साल के बीच में है, उन पेशेंट्स को ही आपको स्क्रीनिंग के लिए लेना चाहिए, और उन पेशेंट्स में आपको पीएसए टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आपका पीएसए टेस्ट ज्यादा आता है तो ही हमें आगे जाके उनका बायोप्सी करना चाहिए या एमआरआई करना चाहिए। अगर मानो आज मैं किसी का पीएसए करता हूं और अगर लेस देन 1 आता है तो आपका हर 2-4 साल, अभी आप पूछेंगे कि हर महीने पीएसए करना है, हर साल पीएसए करना है? जी बिल्कुल नहीं। जिनका पीएसए 1 से भी कम आता है, मानो आज मैंने किसी एक 50 साल के जो नौजवान है उनका मैंने पीएसए आज किया और उनका पीएसए 0.8 आया, तो मुझे वापस से 2 या 4 साल के बाद ही टेस्टिंग कराने की जरूरत है। लेकिन जिनका पीएसए 1 से 3 के बीच में है, उनको एवरी 1 ईयर या एवरी 2 ईयरली पीएसए टेस्टिंग करवाना चाहिए। और जिनका पीएसए मोर देन 3 है, उनको हमको टेस्ट करना चाहिए कि भाई प्रोस्टेट की ग्रंथि कैसे लग रही है, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना, और ये हमें टेस्ट करना चाहिए। 75 साल की जो ऊपर उम्र है उनमें आपको प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, अनटिल उनको कोई सिम्टम्स है तो हम उसको स्क्रीन नहीं बोलेंगे, उनको तकलीफ के कारण वो डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगर मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं ताकतवर हूं, तो मुझे प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। आप कितने भी अच्छे हेल्थी हो, कितने भी अच्छे शेप में हो, आपकी उम्र अगर 50 साल के ऊपर है तो हो सकता है आप डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग करने की जरूरत है या नहीं, और अगर है तो उसके नुकसान और फायदे क्या है, और ये डिस्कस करने के बाद ही आप ये टेस्ट करवाइए। और पीएसए ये बहुत सिंपल टेस्ट है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये ब्लड से टेस्ट किया जाता है। और जैसे हम सीबी से करते हैं ये टेस्ट, अगर आप रिपीटेड आए तो आप पता चल सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। अभी आपको यह पता होना जरूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसा कुछ चीजें हैं जिसके कारण प्रोस्टेट कैंसर हुए होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ चीज, ऐसे प्रोटेक्टिव चीज नहीं है,
लेकिन कुछ चीज़ हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिसके कारण ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। जैसे अगर हम हेल्दी बॉडी वेट रखें, हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से रखें, जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार हम लोग एक्सरसाइज करें, आधे आधे घंटे का एक्सरसाइज एटलीस्ट, हम लोग डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा लें, हम लोग ग्रेन प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें, हम लोग मीट यानी रेड मीट कम से कम सेवन करें, हम सोय प्रोटीन या दूसरे टाइप के जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी डाइट में अधिकतर मात्रा में लें, हम लोग अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ दें। ये सब अगर हम चीज़ें करें तो हो सकता है कि हमारा न कि बल्कि ना प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन बाकी और कैंसर्स हमारे बॉडी में उससे भी हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा नॉन कैंसर कंडीशन जैसे है हार्ट कंडीशन है, किडनी कंडीशन है, इसमें भी ये अधिकतर फायदामंद हो साबित हो सकती है। ये कुछ चीजें हैं। कोई मुझे पूछ सकता है कि ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं जिसके कारण हम लोग प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ दवाइयाँ निकली थी जिसके कारण ये प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट होने के चांसेस है, लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं है। हम इनको मान्यता नहीं देते कि आपको ये प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये दवाई ली गई थी उन पेशेंट्स में ये प्रोस्टेट कैंसर एक अधिकतर हाई स्टेज में दिखाई पड़ा था, क्योंकि बहुत बार ये दवाइयाँ प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स कम कर सकते हैं और हो सकता है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर का जो तकलीफ है वो एडवांस स्टेज में मिले। इसके लिए ये हम दवाइयाँ रिकमेंड नहीं करते हैं प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको खुद का टेस्टिंग कराना चाहिए। मोर देन 50 ईयर्स है तो आपको पीएसए टेस्टिंग कराना चाहिए। अगर आपको कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका टेस्ट करवाइए, उनको चेक कराने दीजिए, सोनोग्राफी कराने दीजिए। हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो और ये जल्द से जल्द पता चले तो आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं। और इस प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस पे से मुझे यही बताना है कि आप प्लीज 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 यूरिन प्रॉब्लम्स को प्लीज नजरअंदाज मत कीजिए। मोर देन 40 ईयर्स है, यूरिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्लीज आप जाके डॉक्टर साहब को दिखाइए, आपका टेस्टिंग करवाइए। हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर का तकलीफ हो और ये हम जल्द से जल्द पकड़ ले तो आपको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। थैंक यू। और इस आपके कोई सवाल होंगे तो मैं ज़रूर अभी दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कैंसर एड रिसर्च फाउंडेशन, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर तबस्सुम मैडम, जिन्होंने बहुत ये प्रोग्राम करने में सहायता की, और सपोर्ट स्टाफ जिन्होंने काफ़ी आईटी स्टाफ है और बाकी सपोर्ट स्टाफ है जिन्होंने ये अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाने की मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, और जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ था। थैंक यू। और आपको और एक चीज बता देता हूं कि अगले बार जो स्पीकर है वो डॉक्टर सोनल दांडे जी है। वो हमारे कलीग है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है नासिक में, और वो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, और वो है गर्भाशय के कैंसर, यूटेराइन कैंसर के बारे में आपको अगली बार बताने वाले हैं। इसलिए कृपया करके आप उनका लेक्चर सुनिए और आप ट्यून इन हो जाइए। थैंक यू। तो पहला जो सवाल मुझे पूछा है वो है, सर कैन यू टेल मी द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। सो जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका जो कॉमन फॉर्म है वो है एडिनोकार्सिनोमा, और ये सबसे कॉमन कैंसर है। इसके अलावा और रेयर फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है जिसका नाम है सार्कोमा। दूसरी बात है न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा, लाइपोसार्कोमा, ये बहुत रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ है। सो सार्कोमा, एविंग सार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, मिक्सॉइड सार्कोमा, ये रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है जी।